हेलो एंड वेलकम बैक टू इन्फोलॉग्स। माय नेम इज़ अभिषेक मिश्रा। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर वन की लेक्चर सीरीज चल रही है। उस सीरीज़ में आज फिफ्थ लेक्चर है और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद वाला लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड कुछ बोनस फैक्ट्स बताऊंगा। और ऑलरेडी 4 सेशंस रिकॉर्डेड हैं और यूट्यूब पर लाइव हैं, तो जिन लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा है पहले उसे देखें और उसके बाद ही फिफ्थ लेक्चर को देखें ताकि उसे वर्ल्ड वॉर वन की फैक्ट्स समझने में आसानी होगी। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस आता है, जर्मनी ने लॉन्ग रेंज हैवी बॉम्बर को भी डिस्कवर किया था, बना दिया था और उसका नाम दिया था गोटा जीवी। इसको इंट्रोड्यूस किया था जर्मनी ने 1917 में और इसी फाइटर प्लेन का यूज़ किया था जर्मनी ने लंदन पर स्ट्राइक करने के लिए। 1918 आते आते जो अलाइड फोर्सेस थी वो जर्मनी से ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा इनफैक्ट एयरक्राफ्ट्स को डेवलप कर रही थी। 5 गुना ज़्यादा एयरक्राफ्ट बना रही थी अलाइड फोर्सेस। फिर अप्रैल 1918 में ब्रिटिश ने अपनी खुद की एक रॉयल एयरफोर्स जो कि इंडिपेंडेंट थी फ्रॉम नेवी एंड आर्मी डिक्लेयर कर दी और उसका नाम दिया रॉयल एयरफोर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेकेंड बैटल ऑफ मार्न। पिछले लेक्चर में मैंने फर्स्ट बैटल ऑफ मार्न के बारे में ऑलरेडी कवर किया है। तो सेकेंड बैटल ऑफ मार्न में क्या हुआ था कि वेस्टर्न फ्रंट में ऑलरेडी जर्मनी की पोजीशन बहुत अच्छी थी, क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट में रशिया ने जर्मनी के साथ किसी भी तरह के कन्फ्रंटेशन में ना एंगेज होने का एग्रीमेंट किया था। आर्मिस्टीस साइन कर लिया था, क्योंकि रशिया में ऑलरेडी रेवोल्यूशन आ चुका था 1917 में और अलाइड फोर्सेस भी इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि जर्मनी का एक और अटैक झेल पाना बहुत मुश्किल हो जाता। और जब तक कि अमेरिका की फोर्स अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन ना करती, अमेरिका की रीइंफोर्समेंट फोर्स। तो जुलाई 15 1918 को जर्मन ट्रूप्स ने एक गलती की और वो गलती कुछ ऐसी थी कि उसने अटैक कर दिया। उनका लास्ट अटैक था एक तरह से फ्रेंच आर्मी पर, जिसको ऑलरेडी अमेरिका की रीइंफोर्समेंट ने ज्वाइन किया था। और उस रीइंफोर्समेंट में जो अमेरिका ने भेजा था फ्रांस को, उसमें थे 85,000 सोल्जर्स। और इसके अलावा ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्सेस के भी कुछ सोल्जर्स थे और इतनी बड़ी तादाद में कि फौज को जर्मनी ने अटैक किया था। इस कॉन्फ्रंटेशन में अलाइड फोर्सेस ने जर्मन ट्रूप्स को पीछे ढकेलने में, पुश बैक करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल रहे और उन्होंने अलाइड फोर्सेस ने अपना काउंटर अटैक भी लॉन्च कर दिया था ठीक 3 दिन बाद बैटल ऑफ मार्न के, सेकेंड बैटल ऑफ मार्न के। इस काउंटर अटैक में जर्मनी की इतनी कैजुअलिटीज हुई थी कि जर्मनी ने अपना नॉर्थ में बाकी के सारे अटैक करने का सारा प्लान ही कैंसिल कर डाला, जिसकी जर्मनी को बहुत उम्मीद थी कि फ्रांस के साथ साथ फ्रांस और बेल्जियम के बीच का जो पार्ट है फ्लैंडर्स, उसको भी कैप्चर कर लेगा, इन्वेजन से इन्वेड करके कैप्चर कर लेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड बैटल ऑफ मार्न ने पूरा वर्ल्ड वॉर वन की दिशा ही बदल कर रख दी और पूरी सिचुएशन अब अलाइड ट्रूप्स के साथ थी और उस अलाइड ट्रूप्स की जीत का इशारा कर रही थी, क्योंकि अलाइड फोर्सेस ने फ्रांस और बेल्जियम इन दोनों में काफ़ी हद तक अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। अभी तक तो यहाँ पर जर्मनी का कंट्रोल था, पर सेकेंड बैटल ऑफ मार्न में जर्मन ट्रूप्स को पुश बैक करने में अलाइड फोर्सेस सक्सेसफुल रही थी और अपना खुद का कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था फ्रांस और बेल्जियम में। अब हम लोग देखेंगे कि इस सेकेंड बैटल ऑफ मार्न में व्हाट वाज द रोल ऑफ 92nd एंड 93rd डिवीजन। तो वर्ल्ड वॉर वन शुरू होते होते यूएस मिलिट्री में 24th एंड 25th इन्फेंट्री बटालियन, 9th एंड 10th कैवलरी बटालियन इंडक्ट हो चुके थे यूएस मिलिट्री में। ये सारी रेजिमेंट्स में 24, 25, 9th एंड 10th, इन सारी रेजिमेंट्स में वो सोल्जर्स थे जो स्पेनिश अमेरिकन वॉर्स में अमेरिकन टेरिटरी पे सर्व कर चुके थे ऑलरेडी। लेकिन ये सोल्जर्स कभी भी ओवरसीज वर्ल्ड वॉर्स में कभी इन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, कॉम्बैट में डायरेक्टली डिप्लॉय नहीं हुए थे, तैनाती नहीं हुई थी इनकी ओवरसीज। और उसके बाद देखते हैं कि जितने भी ब्लैक सोल्जर्स थे, ये स्पेशली अगर आपको बताऊं तो 92nd और 93rd डिविजन्स ये ब्लैक सोल्जर्स के लिए बनाया गया था। तो जितने ब्लैक सोल्जर्स थे ये यूरोपियन लाइंस में लड़ रहे थे और यूएस मिलिट्री के लिए अनबिलीवेबल था काफ़ी, क्योंकि ये लोग काफ़ी गैलेंटली और काफ़ी ब्रेवली लड़े थे वहाँ पर। और जो सोल्जर सबसे पहले अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स थे जिन्हें ओवरसीज भेजा गया था, जो सबसे पहली बार भेजा गया था, उनकी ड्यूटी काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड थी।
जैसे मिनियल रोल्स जो नौकरशाही और नौकर की तरह जो काम होते हैं वो सब, जैसे शिप से सामान उतारना या रखना, मटेरियल्स को ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करना, और ट्रेंचेस खोदना, गड्ढे खोदना, और मेंटेनेंस, जो भी ट्रूप्स हैं वहाँ की उनकी मेंटेनेंस, बार्ब्ड वायर को हटाना या उसको लगाना, और जो भी इक्विपमेंट्स थे वॉर के, वो अगर काम नहीं कर रहे हैं तो उनको वहाँ से हटाना, और जिन भी सोल्जर्स की डेथ होती थी वर्ल्ड वॉर में उनको दफनाना, उनको बरी करना, ये सारे काम दिए जाते थे अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स को। तो इसी बात से, क्योंकि इतना मिनियल रोल्स दिया जाता था, इस बात से अमेरिका में यूएस मिलिट्री के खिलाफ काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था, काफ़ी आउटरेज था, एजिटेशन चल रहा था ब्लैक कम्युनिटी की तरफ से, उनके कोटा और ट्रीटमेंट के को लेकर जो उनके साथ किया जा रहा था यूएस में। इसी की वजह से यूएस मिलिट्री ने दो ब्लैक कॉम्बैट यूनिट बनाई थी 1917 में, जिसका नाम था 92nd एंड 93rd डिवीजन। तो इनकी ट्रेनिंग बाकी सोल्जर्स के साथ नहीं होती थी और काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था ट्रेनिंग में भी। बाकी जो रेगुलर सोल्जर्स थे उनके साथ इनकी ट्रेनिंग नहीं होती थी। रेगुलर सोल्जर्स को काफ़ी प्रिविलेजेस मिलते थे, लेकिन वो प्रिविलेजेस इनको नहीं मिलते थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि ये ब्लैक थे, अफ्रीकन अमेरिकन थे। तो अब क्योंकि फ्रांस आर्मी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए फ्रांस ने अमेरिका से हेल्प मांगी, रीइंफोर्समेंट मांगी थी। और उस टाइम अमेरिकन एक्सपीडिशनरी फोर्सेस के कमांडर जनरल जॉन पर्शिंग ने 93rd डिवीजन को भेजा था फ्रांस की हेल्प के लिए। तो 93rd डिवीजन को फ्रांस की हेल्प के लिए भेजा था। 93rd डिवीजन की 369th रेजिमेंट, जिसका नाम था हार्लेम हेल फाइटर्स, बहुत बहादुरी से लड़े थे और फ्रांस की फ्रंट लाइन पे टोटल 191 डेज, 191 दिन तक डटे रहे ये 93rd डिवीजन के जवान। और इसके बाद फ्रांस ने इनको क्रॉएक्स डी ग्यूरे अवार्ड से भी नवाजा था इन सोल्जर्स को। और आपको बता दूं कि टोटल मतलब 3,50,000 से भी ज़्यादा अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था अपनी अलग अलग रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज़ में। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे वर्ल्ड वॉर आर्म स्टाइल्स की तरफ जाता है और वर्ल्ड वॉर अपने एंड पे, ऑलमोस्ट एंड स्टेज पर आ जाती है। तो 1918 आते आते, 1914 से 1918 4 साल चली थी वर्ल्ड वॉर, तो 1918 आते आते सेंट्रल पावर्स की हर तरफ, सारे फ्रंट्स, हर तरफ के फ्रंट्स पर कोलैप्स करने लग गई थी, ऑलमोस्ट हर जगह से उसको हार मिलने लग गई थी। टर्किश की तुर्क सी विक्ट्री भी हुई थी गलीपोली में, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं पड़ा था। अलाइड फोर्सेस ने कई सारे इन्वेजन किए और अरब में भी रिवोल्ट आ चुका था रिवॉल्यूशन चल रहा था, जिसकी वजह से ऑटोमन एम्पायर की इकोनॉमी पूरी तरह से थ्रैश हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। तो सब कुछ बर्बाद कर दिया था ये अलाइड फोर्सेस के इन्वेजन और अरब रिवोल्ट ने, और इसके उसके ऊपर से ऑटोमन एम्पायर की इकोनॉमी पूरी बेकार हो गई, पूरी डाउन हो गई थी। तो फिर तुर्क्स थे वो अलाइड फोर्सेस के साथ लेट अक्टूबर 1918 में ट्रीटी साइन कर लेते हैं आर्मिस्टाइज की, और एक जर्मनी का एक अलाई यहाँ पर सरेंडर कर देता है ऑटोमन एम्पायर। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और हंगरी में क्या चल रहा था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट आ चुके थे, शुरू हो गए थे। तो जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया और हंगरी में नवंबर 4 को आर्मस्टाइज एग्रीमेंट साइन कर लिया अलाइड फोर्सेस के साथ। जर्मनी का एक और साथी गिर गया, यहाँ पे सरेंडर कर दिया ऑस्ट्रिया और हंगरी ने भी। अब जर्मनी की इतनी तो हालत ही नहीं कि वो अकेले लड़ सके यूएस, ब्रिटिश, फ्रांस, इन सबसे, बेल्जियम से। तो जर्मनी की आर्मी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी और उसके सारे अलाइज भी सरेंडर कर चुके थे। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जर्मनी ने भी आर्मस्टाइज एग्रीमेंट को सिग्नेचर किया, साइन किया नवंबर 11, 1918 को, विच फाइनली एंडेड वर्ल्ड वॉर 1। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 ऑफिशियली फाइनली खत्म हो चुकी है। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई में ऐसा क्या हुआ था कि इसको वर्ल्ड वॉर 2 की फाउंडेशन मानी जाती है, और ट्रीटी ऑफ वर्साई इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर वर्ल्ड वॉर 2। तो इसके साथ साथ हम लोग अगले लेक्चर में कुछ बोनस फैक्ट्स वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में भी देखेंगे, और अगला लेक्चर वर्ल्ड वॉर 1 की सीरीज़ का लास्ट लेक्चर होगा। तो स्टे ट्यून्ड, और लेक्चर अगर ये पसंद आया हो तो लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।